चलिए ये चैप्टर का नाम है हमारा दैट इज बैंक और रिकंसलेशन। अब रिकंसलेशन का मीनिंग होता है हमारा ठीक करना। अकाउंट्स में रिकंसलेशन का मीनिंग होता है ठीक करना, या फिर रेक्टिफाई का भी मीनिंग होता है ठीक करना। अब एक यहां पे बात चल रही है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का मतलब यहां ना तो कोई हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं और ना ही कोई हम यहां पे लेजर बनाने वाले हैं। हम कुछ एरर होता है बैंक रिकंसलेशन में, उसको हम ठीक करेंगे एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। अभी पूरी चीजें समझेंगे कि बैंक और किस तरीके से काम करता है ये पता चले हमें, और हम किस तरीके से काम करते हैं ये पता चले, तभी हम जाके इसके चैप्टर का मेन कोर थीम क्या है और क्यों बनाइए। बस मैं पहले तो इतना बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप जॉब करोगे एज अ अकाउंटेंट का, अकाउंटिंग का जॉब करोगे, तो ये चैप्टर आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होगा ही होगा। कई बार तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अलग से पर्सन असाइन किया जाता है, जिसको बोला जाता है तुम सिर्फ हमारा बैंक रिकंसिलिएशन कर दो बस। सर ये चैप्टर बना क्यों और क्यों, पहले देखते हैं। देखो होता क्या है, जनरली बैंक का काम करने का तरीका अगर मैं बताऊं, तो अगर हम बैंक की बात करें तो जो बैंक है ना, वो जनरली हमें जो प्रोवाइड करता है, जो मुझे प्रोवाइड करता है, दैट इज हमें देता है वो पासबुक। पहले तो ये समझो, बैंक जो हमें देता है वो पासबुक देता है। ये बैंक है और बैंक ने जो दिया हमें वो पासबुक। पासबुक की कॉपी आप सभी को पता होगा, चाहे बैंक स्टेटमेंट कह लो और चाहे क्या कह लो आप, पासबुक हमें दे देती है। और हमारा जो अकाउंटेंट होता है ना, जो अकाउंटेंट होता है, अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक के अंदर आपने देखा था कितने कॉलम कैश बुक होते हैं हमारे, 2 कॉलम, जिसके अंदर एक कैश के ट्रांजैक्शन को करते हैं और एक बैंक के ट्रांजैक्शन को करते हैं। ठीक है ना, एक बैंक के ट्रांजैक्शन को करते हैं। एक इधर हमने किया कैश का और इधर किया हमने बैंक का। इधर कैश और इधर बैंक ट्रांजैक्शन को किया। तो हम कैश वाले कॉलम में तो जो नगद से डिटेल होता है उसको लिखते हैं हम, है ना, और कैश वाले ट्रांजैक्शन में तो नगद वाले को करते हैं। लेकिन जो पासबुक यानी बैंक से रिलेटेड वाले ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, हमारे बैंक कॉलम में। हमारे बैंक कॉलम में इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है। थोड़े पल के लिए आप मान लो कि ना तो इंटरनेट बैंकिंग है, ना ही हमारे पैसे कटते हैं तो बैंक से कोई एसएमएस आता है, और ना ही कोई इंटीमेशन आता है। जनरली हम पासबुक क्या करते हैं, ये जो पासबुक है ये हमें बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं और इसको टाइम टू टाइम पे हम अपडेट करवाते हैं। जब हम इस पासबुक को अपडेट करवाते हैं ना, अपडेट का मतलब समझो, जैसे मैंने कोई काम किया, पैसे जमा करें, रखवाए, तो फिर हम इस पासबुक को क्या करते हैं, जाके दे देते हैं बैंकर को, और बैंकर क्या करता है, अपना कंप्यूटर मशीन में डालता है। आजकल तो एटीएम में भी मशीनें लगा दी गई है, वेंडर मशीन बोलते हैं उसको, तो वो फटाफट से उसमें डाला और उसमें एंट्री आ गई कि आपने क्या किया। कई बार आपके बैंक बैलेंस जब आपसे मैच नहीं होते और आप परेशान हो जाते हो किस चीज़ का है, तो बैंक वाला भी बोलता है आप पासबुक में एंट्री करा के आइए पहले, तब हम इसमें देखेंगे कि ये किस चीज़ के आपके पैसे कटे हैं या किस चीज़ के पैसे आपके आए हैं। तो आप जाते हो बैंकर अपडेट कराने। अपडेट का मतलब समझ में आया, क्या करवा रहे हो, पासबुक के अंदर अपनी एंट्री करवा रहे हो। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, ये कौन बनाता है हमारा, ये बनाता है हमारा अकाउंटेंट। ये बनाता है हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है, जिसको मैंने अपने बिजनेस का बोला भाई तुम अकाउंटिंग करो। सपोज करो कि मैंने एक चेक गिवन
टू राम, राम को मैंने चेक दिया 1,000 रुपए का, और जो तारीख है ना वो है सपोज करो आपका 30 तारीख, 30/1/2025, 30 तारीख को मैंने राम को चेक दे दिया। जब मैंने राम को 30 तारीख को चेक दिया तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा अकाउंटेंट है वो पता है कैसे एंट्री करेगा, बाय साइड में लिख देगा वो राम, और जो 1,000 रुपए का अमाउंट है वो यहां लिख देगा, है कि नहीं? ऐसे ही करेंगे ना, कैश बुक अभी हम करके आए, तो वो क्या करेगा, बाय साइड में यहां पे क्या लिख देगा, राम, और 1,000 रुपए एंट्री कर देगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर मुझे चेक मिला कहीं से, मान लेते हैं मुझे, पहले इस बात को समझ लेते हैं। अब जैसे ही हमने चेक दिया, हमने 1,000, इसका मायने क्या है कि हमारा जो अकाउंटिंग चल रहा है ये अकाउंटिंग तो खत्म हो जाएगा 31/1, मतलब मंथ खत्म हो जाएगा 2025 में, तो खत्म हो जाएगा ये, है ना? अब होता क्या है, बैंक, एक जो बैंक होता है ना वो चेक को कैसे क्लियर करता है वो समझो आप। सपोज करो जो भी मैंने चेक दिया उसको, ये चेक मेरा था, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का चेक दिया, और जिस पार्टी को मैंने चेक दिया दैट इज राम को, राम का जो अकाउंट है उसका अकाउंट जरूरी नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, इसका अकाउंट मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है भाई, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि राम भाई तुम्हारा एसबीआई में है तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा चेक, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। यानी अब जो चेक दे रहा है, मैं जो चेक दे रहा हूं कि भाई जाओ इससे पैसे निकाल लो, तो मेरे चेक का बैंक कौन सा है, एसबीआई। तो हमारे यहां पे देखा जाए तो ये बैंक एक मान लेते हैं एसबीआई, एसबीआई, और एसबीआई मेरे खाते में से जो बैंक है पासबुक, इस पासबुक में से दो साइड होते हैं, ध्यान देना, दो साइड पासबुक के अंदर, एक हमारा होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। इसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर क्रेडिट का मतलब होता है जमा, आप देखोगे कई बार हिंदी में भी लिख देते हैं, और इसको लिखा जाता है निकास, और इंग्लिश में कह देते हैं विड्रॉल और डिपॉजिट्स। और एक बैंक है हमारा दैट इज, जो हमारे सामने कस्टमर का है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो जैसे ही मैंने ये क्या मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं पासबुक, क्या पासबुक में एंट्री करना हमारे बस की बात है या बैंकर करेगा? बैंकर करेगा। हम तो इसके अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते, कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, इसमें कौन करेगा, बैंकर करेगा। अब हुआ ये कि जब बैंकर इसके अंदर एंट्री करना चाह रहा है, बैंकर करेगा, तो जो चेक मैंने दिया है उस चेक को देखा जाए तो उस चेक को सबसे पहले एसबीआई चेक जो है ना ये वाला, ये पता है किसके पास, जो राम है, जो राम है इसका खाता किसके पास है, पीएनबी के पास है। कहानी पूरी समझना, इसका अकाउंट किसके पास है। अब राम ने ये जो चेक है, इस चेक को कहां जमा करवाया होगा, जाके अपने अकाउंट में करवाएगा। ये किसको दे दिया होगा, जाके पीएनबी को दे दिया होगा। अब जब इसने चेक को जमा करवाया तो ऐसा नहीं पीएनबी देखते ही इसके खाते के अंदर, जो इसका खाता है यहां पे इसके खाते में वो सीधा सीधा क्रेडिट कर देगा, ऐसा नहीं है, ये क्रेडिट करेगा नहीं इसके खाते में। पहले एक पीएनबी का एक पर्सन, एक अधिकारी, पीएनबी का एक पर्सन, जैसे इसने आज चेक जमा करवाया तो आज डेट है, मान लेते हैं मैंने इसको 30 तारीख को चेक दिया, तो इसने 30 तारीख को ही जमा करवा दिया। अब जब 30 तारीख को जमा करवाया तो जमा करवाने के बाद, क्योंकि हर एक पर्सन क्या करता है, कम्युनिकेट करते हैं एक बैंक दूसरे बैंक से, मान लो अभी इतना डिजिटलाइजेशन है नहीं, तो पीएनबी का एक पर्सन क्या करेगा, इस चेक को लेके, और इस चेक को लेके जाएगा किसके पास, एसबीआई के पास, और एसबीआई के मैनेजर से ये पूछेगा, बोलेगा भाई तुम्हारे यहां का एक कस्टमर है और मेरा एक कस्टमर है, मेरे कस्टमर का राम है, और लेट सपोज जो जिसने चेक दिया, इस दुकानदार का नाम, जिसने चेक दिया उसका नाम मोहन है, मान लेते हैं जिसने चेक दिया वो मोहन है। कहेगा भाई ये राम ने मुझे चेक दिया, ये कौन कह रहा है वर्ड, पीएनबी, ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है,
कि भाई तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है, उस मोहन ने एक चेक काट के दिया हमारे कस्टमर जिसका नाम राम है। आप एक काम करिए, आप अकाउंट चेक करिए क्या मोहन के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। अब एसबीआई का पर्सन क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर चेक करेगा, कंप्यूटर में चेक करेगा कि भैया एंट्री है कि नहीं, चेक करेगा। चेक करने के बाद बोलेगा हाँ भाई इसके अकाउंट में तो पैसे हैं। फिर वो क्या करेगा, इस अकाउंट से पैसे निकाल के किस खाते में डाल देगा, एसबीआई डायरेक्टली जमा कर देगा पीएनबी के अकाउंट में। अब पीएनबी में सीधा राम के खाते में नहीं जाएगा, पहले पीएनबी के बैंक में पहुंचेगा पैसा। फिर बैंकर क्या करेगा, यहां से निकाल के इसके खाते में डाल देगा, जिससे इसके अकाउंट में 1000 रुपए रिफ्लेक्ट होने लगेगा क्रेडिट। तो ये प्रोसेस होता है किसी चेक को क्लियर करने का, और जो कि ये आसान नहीं है। इसलिए अगर चेक फेक हो यानी चेक बैंक में पैसे नहीं है तो बैंक वाले चार्ज काट लेते हैं, बाउंसिंग चार्ज। मैंने बताया था ना, बाउंस हो जाता है तो चार्ज काट लेते हैं। इस काम में कम से कम मिनिमम 3 डेज का टाइम लग जाता है। कितने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पीएनबी में चेक जमा करवाया तो मैनेजर निकला और दौड़ के गया सबसे पहले एसबीआई मेरे क्लाइंट का दो भाई चेक है, चेक है, नहीं। वो पूरे दिन का चेक को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और एक साथ सारे एसबीआई वाले चेक को लेके जाएगा वो एसबीआई बैंक में। और वो आज भी नहीं जाएगा, वो जाएगा कल। तो यानी अगर मैंने 30 तारीख को चेक दिया तो 30 तारीख को तो मेरा चेक वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा भाई। इसके बाद 31 तारीख को यहां चेक पहुंचा तो 31 तारीख को इसने काम को चेक ही किया, 2 दिन बीत गए। 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को इसने यस बोला और इसने इसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। और 1 तारीख को शाम को 1/2/2025 में इसके खाते में पैसे आ गए राम के। और मेरे खाते से भी पैसे कब निकले होंगे, 1/2/2025 को भी मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए होंगे 1000। यही प्रोसेस हुआ होगा। तो मैंने चेक बल्कि राम को दिया कब था, 30 तारीख को दे दिया था, लेकिन मेरे खाते से पैसे निकले कब? अब क्यों इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोसेस है, काम करने में टाइम लगता है। ऑथेंटिकेशन ऐसा तो नहीं है कि बिना देखे हम कर देंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बैंक को। मेरे अकाउंटेंट ने झट से ये एंट्री 30 तारीख को कैश बुक में कर दिया कि भैया खाते से पैसे निकल गए 30/1/2025 में, फटाफट से। लेकिन सच्चाई क्या है कि मेरे खाते से 30 तारीख को पैसे निकले या नहीं निकले? नहीं निकले। यहां पे मेरा अकाउंटेंट बोलेगा सर आपके अकाउंट 1000 रुपए अभी माइनस में चल रहा है। मैं बैंक को अगर 31, क्योंकि ये बनेगा कब, 31 तारीख को बना के कब देगा मुझे मेरा अकाउंटेंट, 31 तारीख 2025 को। मैंने बोला हाँ भाई अकाउंटेंट बताओ मेरे बैंक खाते में कितने पैसे? बोला सर 1000 रुपए चेक दे दिया था तो वही माइनस में, अभी 1000 रुपए। तो मैंने फटाफट बैंक को फोन लगाया, बोला भाई मेरे खाते में कितने पैसे हैं? बैंकर बोलता है कि अभी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो 0 बैलेंस है। क्या बैंक वाला गलत है? सही है, क्योंकि उसके पास तो अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कब होगा उसके पास, 1 तारीख को। तो जिस वजह से हमारा जो कैश बुक है और जो ये हमारा पासबुक है, इन दोनों के बैलेंसेस के अंदर क्या आ चुका है, एक डिफरेंस आ चुका है। और मालिक जो होते हैं उनको अकाउंट्स की इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो उनको पता लगेगा कि यार बैंक के अंदर मेरे पैसे नहीं और वहां माइनस, तो वो घबरा जाएगा कि भाई ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। तो मुझे मालिक को एज अ अकाउंटेंट समझाना पड़ेगा, देखो सर ये वाला पैसा उस टाइम पे लेट गया और हमने यहां पे इसलिए एंट्री करा, तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो जो चीजें हम समझाएंगे उसको हम एक पेपर पे समझाएंगे, दैट इज एक पेज पेपर पे कॉलम बना के उसको समझा देंगे कि सर ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे हुआ है, आप समझ में आ गया। अगर मैं मालिक को समझा दूं ये बात और मालिक को समझ में आ जाए, तो जो स्टेटमेंट पे समझाऊंगा उससे बोला जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसको क्या बोला जाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इतने बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कैश बुक में एंट्री कई बार हो जाता है और बैंक में होता ही नहीं, और कई बार तो बैंक में एंट्री हो जाता है और कैश बुक में नहीं होता। लेट सपोज बैंक वालों ने मुझे 5000 का ब्याज दिया, तो बैंक वालों ने जब 5000 का ब्याज दिया तो पासबुक में मेरे 5000 रुपए प्लस हो गए होंगे, लेकिन अकाउंटेंट को तब पता चलेगा ना जब पासबुक एंट्री करा के दूंगा मैं। अकाउंटेंट को मंथ एंड तक पता ही नहीं है कि बैंक वालों ने ब्याज दिया है, अकाउंटेंट के पास पासबुक गया ही नहीं अभी। तो
तो अकाउंटेंट बोलेगा जी मेरे अकाउंट के अंदर पैसे जो है बैलेंस अभी मान लेते हैं लेट सपोज के 0 रुपए, बोलेगा अभी कोई बैलेंस ना तो आया ना तो गया। लेकिन बैंक वाला क्या बोलेगा, अकाउंट में अभी 5,000 रुपए है। तो दोनों की बातों में फर्क आ गया। अब आप भी समझ रहे हो फर्क इसलिए आया क्योंकि इसको सही जानकारी नहीं थी उस डेट पे। अगर इसको सही जानकारी होती तो दोनों के बीच में कभी डिफरेंस आता क्या, नहीं आता। तो इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तभी बनता है जब हम जो अकाउंटेंट कैश बुक बना रहा है, और कैश बुक में भी कौन से कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, बैंक वाले, जब अकाउंटेंट कैश बुक का बैंक कॉलम बनाता है और पासबुक के बैलेंस को जब मालिक दोनों को सामने रख के देखता है तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो सर अकाउंटेंट कैश बुक में बैंक कॉलम क्यों बनाता है, क्योंकि कई बार बैंक भी मिस्टेक करता है। आपने कई बार न्यूज़ भी सुना होगा किसी लॉकडाउन में, या कभी कभी ऐसा होता है कि अभी लेटेस्ट सुन रहा था कि कितने हजार करोड़ रुपए एक पर्सन जो था उसके अकाउंट में आ गए अपने आप ही, तो बैंक वाले ने बाय मिस्टेक कर दिया। वो कई बार होता है आपके खाते से पैसे, आप कई बार एटीएम से पैसे निकालोगे ना, पैसे भी नहीं निकलेंगे, कट जाएंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से दोबारा मैसेज आ जाएगा कि आ गए। तो बैंक वाले मिस्टेक करते हैं, तो एरर ना हो, तो अकाउंटेंट का काम होता है कि बिजनेस के अंदर एक पैसे की भी हेर फेर ना हो, इसलिए अकाउंटेंट को रखा जाता है। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के रीजंस। अब ऐसे कौन कौन से रीजंस, अभी मैंने बताया बैंक ने ब्याज दे दिया या चेक। ऐसे मान लो मुझे चेक मिला हो, तो मेरा अकाउंटेंट तो लिख देगा ना कि भाई मेरे पास चेक मिल गया और एंट्री कर देगा, लेकिन उस चेक को मैंने बैंक में अभी तक जमा ही नहीं कराया, तो मेरे बैंक पासबुक के अंदर क्या पैसे आएंगे उस केस में, नहीं आएंगे। लेकिन मेरे कैश बुक में तो पैसा रिफ्लेक्ट हो चुका है, फिर से दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या बनाएंगे, जब दोनों जगह की गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट वाइज तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। पहले तो चैप्टर का कोर थीम सीखो कि भैया ये चैप्टर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि कई बार पासबुक और कैश बुक के अंदर डिफरेंसेस आ जाता है। तो पासबुक कौन, अकाउंटेंट जो काम करता है, और बैंक वाले जो स्टेटमेंट देते हैं उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। मैंने तो एक एंट्री करी है, बिजनेस के अंदर तो करोड़ों एंट्री होती है, लाखों एंट्री होती है, उतने सभी का बैंक रिकंसिलिएशन हमें बनाना पड़ता है। और फिर फाइनली देखते हैं कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आता है, तो पता नहीं वो ट्रांजैक्शन आया या नहीं आया, कैसे हुआ नहीं हुआ। और अगर देखो जैसे कि मान लेते हैं आप मेरा ऑनलाइन कोर्स लेते हो, तो आपने तो आज आपके खाते से पैसे कट गए, लेकिन मेरे पास पता कब आएगा, 2 दिन बाद आएगा। क्यों सर, क्योंकि वो सारे सेटलमेंट का उनका प्रोसेस होता है कि जिस दिन कराया है उसके 2 दिन बाद हमको देंगे, और जिस दिन संडे होगा उस दिन पैसे नहीं आएंगे, जिस दिन बैंक हॉलीडे होगा उस दिन भी पैसे नहीं आएंगे। अब मैंने अपनी दुकान तो बैंक हॉलीडे वाले दिन खोल रखी है ना, तो मेरे पास तो ट्रांजैक्शन हो ही रहा है, लेकिन बैंक के अंदर उस दिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, उसके नेक्स्ट डे जाएगा, और नेक्स्ट डे जाते जाते वो मंथ चेंज हो जाता है कई बार। अगर मैं यही काम करता, मान लेते हैं ये 25 तारीख को करता और बैंक वाले 30 तारीख को हमारे काम करते, तो सेम मंथ में जब मैं लास्ट में बैलेंस चेक करता तो दोनों का मैच हो जाता, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आता है, जब मंथ एंड पे ये काम हो जाता है। सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बताऊं तो एक होता है हमारा ड्यू टू टाइम। ड्यू टू टाइम, सर ड्यू टू टाइम मतलब समय की वजह से डिफरेंसेस आ जाता है, समय के कारण डिफरेंस आ जाते हैं इसमें। कैसे, जैसे पॉइंट नंबर 1, मैंने चेक डिपॉजिट किया, चेक मैंने डिपॉजिट किया, बट पेमेंट नॉट रिसीव टिल एंड। भाई मैंने पैसे जमा करवाए, चेक भी मैंने जमा करा दिया, और चेक जमा कराने के बाद टिल एंड डेट तक मुझे वो पैसे नहीं मिले, तो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन कैश बुक में अकाउंटेंट सबसे पहले फटाफट एंट्री करता है। अकाउंटेंट तो जैसे पता चला फट से लिख देगा, तो उसके हाथ में, लेकिन पासबुक मेरे हाथ में नहीं है, पासबुक तो बैंक के हाथ में है, वो जब चाहेगा तब करेगा। कई बार बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, भाई सर्वर डाउन हो गया तो उस दिन देखोगे पूरे दिन वो काम ही नहीं करेंगे। तो एक ये कारण है कि मैं चेक को जमा करवा तो आया, लेकिन मेरे खाते में पैसे नहीं करे उसने। कौन से खाते की बात कर रहा है ये, किसमें, सर पासबुक के अंदर मैं पीबी लिख रहा हूं, पासबुक को, पासबुक में पैसे नहीं आए, तो डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा।
और ये आया टाइम की वजह से। मैं अगर 31 तारीख को जमा कराऊंगा तो मेरे पैसे लगभग 2 तारीख को खाते में आएंगे या 1 तारीख को खाते में आएंगे, जिसकी वजह से मंथ चेंज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हो सकता है, चेक मैंने इशू किया है। इशू का मतलब होता है चेक मैंने दिया है। जब मैंने चेक दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक के अंदर पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। एक तो ये कारण है, यानी समय के वजह से 2 कारण हैं। मैं चेक जमा करा रहा हूं, पैसे खाते में नहीं आ रहे हैं, और एक मैं चेक किसी को दे रहा हूं और मेरे खाते से पैसे निकले ही नहीं, जिस वजह से डिफरेंस आएगा। दूसरा रीजन अगर मैं बात करूं, सेकंड रीजन हो सकता है हमारा ड्यू टू डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक। ड्यू टू डायरेक्ट एंट्री बाय बैंक। अब बैंक कई बार बहुत सारी एंट्री बिना बताए हमसे कर देता है। जैसे अगर मेरे बैंक का एटीएम का सर्विस चार्ज काटना हो तो मुझे बताएगा नहीं। कभी भी आपके बैंक से अगर कोई एटीएम चार्ज या बैंक में आपके जितने भी पैसे रहते हो, चाहे 2 रुपए ही ब्याज आता हो, जब ब्याज आएगा तो आपको कभी फोन नहीं आएगा भाई आपके खाते में मैं 5 रुपए ब्याज जमा कर रहा हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी फोन करेगा ऐसा बैंक? नहीं। आपके खाते में आ जाएगा तब पता चलेगा अरे ब्याज भी आया है। तो एक तो इस वजह से बैंक वाले डायरेक्ट एंट्री करते हैं हमारे बैंक में बिना हमें बताए। पहला पॉइंट, बैंक खाते में ब्याज आ जाना। दूसरा, बैंक से मेरे ब्याज कट जाना, कई बार ब्याज भी कट जाता है। तीसरा, बैंक के एटीएम चार्जेस हमारे कट जाने, ये कारण है। और कई बार हमारे हम बैंक के अंदर एक ऑटो पेमेंट का ऑप्शन होता है। अब देखो जो भी है ना, अगर आप आजकल के टाइम पे तो हर किसी को पता चल गया, प्ले स्टोर से जब भी कोई चीज खरीदते हो ना, कुछ भी खरीदते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे क्या होता है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्ले स्टोर से, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट, कोई गेम खेलता है तो गेम के अंदर भी मैंने सुना है कि काफ़ी सारी चीज़ों को खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको गेम अच्छे से खेल पाओगे आप। तो वहाँ पे ऐसे नहीं खरीद सकते, वहाँ पे आपको या तो यूपीआई का अकाउंट डालना पड़ेगा या कार्ड की डिटेल। और ये इतने चालाक है, एक बार कार्ड की डिटेल डाला वो ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसे कटते रहेंगे, आप उसे रोक के भी नहीं रोक सकते, वो ऑटो पेमेंट कहलाता है। तो कई बार मैंने बैंकिंग ऐप से, मान लो आप इंश्योरेंस पे कर दिया या मैंने बैंकिंग ऐप से बिजली का बिल पे कर दिया और मैं भूल गया, एक बार मैंने करा यार कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं से पेमेंट कर देता हूँ। बैंक वाले चालाक हैं, वो आपसे कई बार होता है ना, हर चीज को यस यस करिए, लोकेशन यस यस। तो आजकल इतने सारे एप्लीकेशन और इतने सारे पासवर्ड हो गए जीवन में जिसको कि हम याद नहीं रख सकते। तो अब हमारे पास यस आया, मुझे जल्दी पेमेंट करना है, फटाफट फटाफट कर दिया। उसमें से एक पॉइंट था क्या अगली बार मैं अचानक पेमेंट कर दूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कर दिया यस। अगली बार जब बिल आएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, पैसे क्या होंगे, कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जब ये ऑटोमेटिकली बैंक वाले ने मुझसे एक कंडीशन सिग्नेचर करवा लिया, एक तरीके से यस टिक करवाने का मतलब है आप साइन कर रहे हो उस काम के लिए, तो ये भी पैसे कट गए, जिसकी वजह से बैंक से तो माइनस हो गया, लेकिन पासबुक वाले को पता ही नहीं है, तो पासबुक प्लस में है, दोनों के बीच में क्या आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया। तो एक ये भी कारण डिफरेंसेस के हैं कि बैंक वाले इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डायरेक्ट काट लेते हैं। तीसरा कारण है एरर। एरर का मतलब है कि गलती, बैंक वाले आपने जमा कराए 25,000 रुपए, और जमा कौन करता है, ह्यूमन बीइंग है जो कि कंप्यूटर पे बैठ के एंट्री कर रहा है। 25,000 में कई बार उसने 3 जीरो की जगह पे 2 ही जीरो दबाए, गलती से दिमाग से निकल गया, क्योंकि मिस्टेक तो कर ही सकते हैं। तो आपके अकाउंट में कितने आए, 2500, जबकि आपने जमा कितने कराए, 25,000। तो इस वजह से भी आपका कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होगा। या फिर आपने 2500 जमा कराए और आपके खाते में 25,000 कर दिए उन्होंने, या आपने फॉर्म भर के दिया और देने के बाद आपके खाते में पैसे ही नहीं जमा कराए, या 2 बार एंट्री कर दिया। तो मैनी मोर रीजंस हैं जिसके वजह से पासबुक और कैश बुक में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाता है। उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे BRS, शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे BRS। और कितने टाइम का बनेगा ये,
एक महीने का बनेगा हमेशा, 1 मंथ, मंथ वाइज बनाएंगे, क्योंकि एक साल का बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बनाए। हर महीने का बनाया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में बनता है ये। तो कुछ डिफरेंसेस के अगर मैं रीजन बताऊं तो क्या क्या रीजंस है, थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से वैसे पूछा गया तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या रीजन है डिफरेंस आने के बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और फॉर पासबुक। ठीक है, कैश बुक कौन बनाता है भाई? कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, यानी बिजनेसमैन ही तैयार करता है। और पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक वाले। तो क्या रीजन है? तो 3 रीजन है। नंबर 1, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग की वजह से एक डिफरेंस आ सकता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय, यानी जो लिखना है वो डायरेक्ट बैंक कर देता है बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर, वो नहीं कर सकता। तीसरा कौन सा है? एरर। डायरेक्ट एंट्री में ड्यू टू टाइमिंग में 2 बातें, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में मेनी रीजंस हो सकते हैं, इंटरेस्ट जमा कराना, इंटरेस्ट निकालना, एटीएम चार्ज, बिजली का बिल पे, बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। एरर में टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया, एंट्री करने में मिस्टेक कर दिया। ये तो पहला पॉइंट है जिसके अंदर 2 पॉइंट जो मैंने बताए वो ये सारे आपके बुक में हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है बुक में, मैं बुक से ही पॉइंट मैं बता रहा हूं। और ये चीजें एग्जाम में अगर आता है बताओ रीजन, तो आपको 3 पॉइंट बताने हैं पहले। 3 पॉइंट के बाद पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपको इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। इशू का मतलब क्या होता है? देना। एक तो ये कारण है। अब सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिखना, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको। आपके बुक में एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया है वो गिवन है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में कि अगर मैंने किसी को चेक लेट सपोज के 31 तारीख को दिया तो 31 तारीख को पैसे नहीं आएंगे, एंड पैसे नहीं आए तो डिफरेंसेस आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात लिखनी है। दूसरा रीजन क्या बताया इसने? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, मतलब जमा तो करा दिए लेकिन बैंक में पैसे नहीं आए अभी, जिसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। तो पहला रीजन, पहले के कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। दूसरा है, दूसरे में काफी पॉइंट हो सकते हैं जिसमें से मैंने कुछ एक पॉइंट ले लिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंट होल्डर, मतलब बैंक ने तो कर दिया, हमें पता नहीं चला। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब मेरे खाते में ब्याज प्लस हो गया। ऐसे ही हो सकता है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज मतलब मेरे खाते में से पैसा कट गया। अब बैंक चार्ज क्या हो सकता है? लाइक एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, इंटरनेट चार्ज, और जब हम किसी को बैंक के ट्रांजैक्शन करते हैं आईएमपीएस चार्ज या फिर एनईएफटी, बड़े सारे चार्जेस होते हैं वो। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो, जब कभी भी कोई भी मैं शेयर्स खरीदता हूं तो शेयर्स पे जो मुझे फायदा मिलता है वो मिलता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे। तो जब भी मुझे डिविडेंड मिलता है ना, तो कंपनी वालों को मुझे बैंक खाता अकाउंट देना पड़ता है, और कंपनी वाले अपने आप डायरेक्ट बैंक में ही पैसे भेजते हैं। तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया और मुझे पता नहीं चला किस दिन कंपनी वालों ने भेजा, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट में जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट बैंक ने पे कर दिया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अकाउंटेंट। अब कई बार क्या होता है, मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई तुम्हारी फीस, बोला सर मैंने तो पेटीएम कर दिया। मैंने क्या करा? तो मुझे पता जिस दिन पेटीएम कर रहा है उस दिन नहीं चला पता, क्योंकि मैं बार बार अकाउंट को तो नहीं ओपन करूंगा, जब उसने बताया तब पता चला। तो कई बार कस्टमर भी डायरेक्ट बैंक में जमा कर देते हैं, तब भी हमारे अकाउंट में और पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे जिसको हमने देखे। सर अब इस चैप्टर को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसा रहेगा? तो अगर मैं बीआरएस की बात करूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सीखने के लिए ये 2 पार्ट में बांटा गया है। बोला गया कि भाई मालिक जो होता है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर मालिक को आपने नहीं समझाया, जहां नौकरी कर रहे हो अगर उसको नहीं समझाया तो आपकी नौकरी गई। तो बोला गया उसको 2 तरीके से सिखा सकते हैं। नंबर 1, हम उसको सिखा सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से। बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से मतलब हम कैश बुक जो हमने अपना बनाया
वो रखेंगे और उसी को बेस मान के उनको समझाए, सर देखो कैश बुक में ये पैसे इतने दिन को, तो पासबुक में इतने गए होंगे, तो उसके बेस पे समझाए। दूसरा, अगर मालिक को उससे समझ में नहीं आ रहा तो हम मालिक को बोलेंगे भाई तू निकाल, तू किस वजह से परेशान है, बोलेगा मेरे पासबुक में नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा निकालो, अब मैं इसी से समझाता हूं। तो मैं समझाऊंगा बैलेंस एज पर पासबुक, यानी या तो मैं पासबुक के बेस के हिसाब से समझा लूं या फिर मैं कैश बुक के बेस के हिसाब से समझा दूं। दोनों तरीके से हम मालिक को समझा सकते हैं। अब इसके अंदर भी दो पार्ट आ जाते हैं, या तो हमारा बैलेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा, ठीक है ना, या तो क्या रहा होगा हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो अगर मैं कैश बुक को समझाऊं तो कैश बुक में या तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो जब हमारा बैलेंस पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव को हम किस तरीके से बोलते हैं उसको बोला जाता है, कुछ वर्ड यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे बैलेंस, बैलेंस एज पर अगर मैं कैश बुक बोल रहा हूं तो वो पॉजिटिव है, या फिर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो भी समझ जाना ये पॉजिटिव बैलेंस है। या फिर फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, अगर मैंने इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल किया तो समझ जाना कि हमारे खाते में स्टार्टिंग में कौन सा बैलेंस होने वाला है, पॉजिटिव बैलेंस होने वाला है। नेगेटिव बैलेंस के लिए कैसे पता चलेगा सर कि ये नेगेटिव बैलेंस हो चुका था और उसके हिसाब से समझाना है, तो कहा जाएगा यहां पे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर। दूसरा क्या कहा जाएगा सर, अनफेवरेबल, या फिर बोल देंगे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। या फिर तीसरा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस कहेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस कह देंगे। ये रीजंस होंगे, आपको पता चलेगा कैसे कि हमारा बैलेंस एज पर पॉजिटिव वाला है या फिर नेगेटिव वाला है, इसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो हमें क्या सीखना है, एक तो हम पासबुक के हिसाब से कुछ सवाल बनाना सीख लेंगे, 5-7 सवाल, और एक हम सीख लेंगे कैश बुक के हिसाब से, और कैश बुक में भी हम 2 टाइप के सवाल सीख लेंगे, एक पॉजिटिव बैलेंस वाले को कैसे सॉल्व करें और एक नेगेटिव बैलेंस वाले को कैसे सॉल्व करें। सेम ऐसे जब हम अगली क्लास के अंदर आएंगे, बाद में जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी क्लास, फिर हम इसका पॉजिटिव बैलेंस वाला सीख लेंगे और इसका कौन से वाला सीख लेंगे, नेगेटिव बैलेंस। लेकिन सर यहां पे पॉजिटिव बैलेंस के अंदर कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो बैलेंस पासबुक का हो गया। तो यहां पे बोला जाएगा बैलेंस, अगर बोल देना कहीं भी बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक को पीबी लिख रहा हूं। दूसरा डेबिट बैलेंस, यहां पे देखो उल्टा, इसमें सॉरी यहां पे डेबिट बैलेंस था ना, हाँ यहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा पॉजिटिव में, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और तीसरा फेवरेबल बैलेंस। अब एक चीज नोटिस करना, यहां पे पॉजिटिव में मैं लिख रहा था डेबिट बैलेंस और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट चलता है हमारा, है ना, थोड़ा सा क्या चलता है हमारा, ये अपोजिट चलेगा। अब माइनस में क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस, या फिर ओवरड्राफ्ट कहेंगे नेगेटिव को, क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। तो जैसे जैसे करेंगे वो देखते जाएंगे। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं सर, आज मैं इसका ये पॉजिटिव बैलेंस वाली बात करूंगा, आज मैं इसका पॉजिटिव बैलेंस, और मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप सीखते जाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे इस चैप्टर को। पहली बात, इस चैप्टर को करने के 3 तरीके हैं।
और तीनों तरीके बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया जाता है और तीनों तरीकों में आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। लेकिन अगर स्टूडेंट इस चैप्टर को एक तरीके से करे शुरू से एंड तक, तो फिर उसको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एक सवाल ये इस तरीके से कर रहा है, दूसरा सवाल सोच रहा है कि क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक तरीका अडॉप्ट कर लिया कि भाई मैं आसान वाला करा दूंगा, आपके स्कूल में टीचर ने किसी और मेथड से मतलब दूसरे तरीके से करवा दिया, और आपके साथ बेंच पे जो भी बैठा हो फ्रेंड, उसने अपने ट्यूशन में दूसरे तरीके से किया हुआ है। आप पहला क्वेश्चन अपना कर लेते हो, आंसर आ गया, एक क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आया, शायद आपने स्कूल के टीचर से पूछ लिया बता दो, तो स्कूल के टीचर ने जो आपको आंसर बताया वो अपने तरीके से बता दिया, आंसर तो आ गया, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, सर ने तो बोला था इसको ऐसे करने, ये टीचर बोल रही है ऐसे करने। फिर आपने दोस्त से पूछा तो दोस्त ने दूसरे तरीके से बता दिया। तो एक आपके माइंड में एक ऐसा कंफ्यूजन सर्कल बनेगा जिससे निकलना मुश्किल है, और फाइनल टर्म तक ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपके कोई भी डाउट हो, 32-33 क्वेश्चन है, मैं सारे बोर्ड पे कराऊंगा, तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है क्लास में, जैसे मैंने करा दिया उसी फॉर्मेट पे स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाओगे। स्कूल में अगर दूसरे मेथड से करा रहे हैं टीचर तो उसको इग्नोर करो। हाँ, अब बोलोगे सर नंबर हमें इस क्लास में देंगे या नहीं देंगे, टीचर्स जो पढ़ा भी रहे हैं उनको सब पता होगा कि भैया ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना कि मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इस चीज को आप फोकस रखिएगा, ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। पहले मैं कैश बुक के करवाऊंगा। जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो ऑलवेज आपको सोचना होगा, ऑलवेज आपको सोचना है, सोचना है आपको पासबुक के बारे में। अब मतलब सोचना क्या है सर, पासबुक में क्या इंपैक्ट आ रहा होगा, सोचना हमें किसके बारे में है, पासबुक के बारे में, कि पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा। यानी पासबुक में इंपैक्ट पड़ने की मैं बात करूं तो दो ही इंपैक्ट हो सकता है पासबुक में, या तो पासबुक प्लस हो रहा होगा या पासबुक क्या हो रहा होगा, माइनस। तो जब पासबुक प्लस होगा या फिर पासबुक पे जो इंपैक्ट आएगा माइनस का, वही हम कहां करने वाले हैं, स्टेटमेंट में। अभी मैं जैसे जैसे समझाता जाऊंगा एकदम आपको क्लियर हो जाएगा किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट वगैरह क्या है ऑल। अब मैं कुछ एक बातें आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उसका आंसर सीधा सीधा बताइएगा। मैंने बैंक खाते में चेक जमा करा, बैंक में चेक को जमा किया, लेकिन बैंक में वो पैसे अभी आए नहीं, तो मेरा पासबुक माइनस होगा या प्लस होगा। मैंने खाते में पैसे जमा कराए लेकिन पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आना भी हमारा माइनस ही कहा जाएगा, क्या होगा हमारा, तो चेक इसको कहा जाएगा कि मैंने चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। दूसरी एंट्री देखो, बैंक वालों ने क्या करा, बैंक वालों ने मुझे बिना बताए मेरे बैंक से बैंक चार्जेस काट लिए, तो अब पासबुक में क्या फर्क पड़ा होगा, बैंक वालों ने मुझे बिना बताए क्या करे, बैंक चार्जेस काट लिए, तो पासबुक पे क्या फर्क पड़ा होगा, माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा, तो सिंपल बात है। दूसरा मैंने बोला यहां पे कि बैंक चार्ज, अब देखो बैंक वालों ने बिना बताए, यानी बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए, इंटरेस्ट दे दिया, तो जिसकी वजह से हमारा पासबुक क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। यानी बैंक ने, अगर मैं बोलूं तो इंटरेस्ट क्रेडिट, मैंने एक चेक दिया किसी को, चेक इशू किया, चेक मैंने क्या करा, इशू किया, इशू का मतलब देना, मैं सारे लैंग्वेज लिखवाऊंगा। जब मैंने चेक दिया किसी को लेकिन उसने मेरे खाते से पैसे अभी तक नहीं निकाले, मैंने बोला ये लो भाई चेक, पैसे निकाल लेना, लेकिन आपने निकाले ही नहीं,
तो जिसकी वजह से मेरे खाते का ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा, प्लस रहा होगा या माइनस हो गया होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो यानी दूसरा, अगर मैं चेक इशू करूं, चेक इशू, या फिर इसको ड्रॉ भी बोला जाता है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तीसरा, एक ग्राहक, जैसे कि आप जैसे स्टूडेंट हो, एक कस्टमर ने मेरे बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे जाके जमा कर दिए, तो जिससे पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, पॉजिटिव। यानी मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। समझ में आ रही है? बैंक ने मेरे इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने, तो बैंक ने एज पर इंस्ट्रक्शन मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, तो जिससे पासबुक में क्या हुआ होगा, माइनस या प्लस, माइनस हुआ होगा। तो इस वाले में लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या सेकंड? बैंक चार्ज, हाँ तो लिखा है, अच्छा ब्रांच मैंने लिख दिया, क्योंकि इतने सारे चैप्टर चलते हैं ना, आपके बाद अभी क्लास स्टार्ट होगा उसके अंदर ब्रांच चैप्टर चल रहा है, और एक चैप्टर क्लास स्टार्ट होगा उसमें इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर चल रहा है। तो इतने चैप्टर चलते रहते हैं ना, तो सारे वर्ड लिखते लिखते मिक्स हो जाते हैं। बैंक, ठीक है, बैंक। तो ये सारे मैंने कुछ रीजंस बताए आपको, ये बहुत मैंने लिमिटेड रीजन जो कि आपको पता भी और आपको एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए जिससे आपको पता चलेगा। यानी हम पढ़ रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें कैश बुक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमें किसके बारे में सोचना है, पासबुक के बारे में सोचना है। पासबुक के अंदर जो इंपैक्ट आएगा वही स्टेटमेंट में हम कर देंगे। समझ में आई बात आपको? अब आगे चलते हैं, अब बनाते हैं हम क्या, एक स्टेटमेंट बना के देखते हैं। स्टेटमेंट कैसा बनेगा, मैं कुछ कुछ वर्ड पूछता जाऊंगा और आपको जस्ट बताते जाना है, वही स्टेटमेंट में करता जाऊंगा। फॉर्मेट कुछ ऐसा लेके फॉलो करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे हम यहां पे, ठीक है ना, 2 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में हम जो लिखेंगे वो प्लस वाला अमाउंट लिखेंगे और इधर लिखेंगे माइनस। अभी मैंने 2 चीजें बताई ना, या तो पासबुक माइनस हो रहा होगा या पासबुक प्लस। अगर प्लस हो रहा होगा तो इस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे, और माइनस हो रहा हो तो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। और सबसे टॉप पे लिखना है आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सिंपल लिख देते हैं BRS, और नीचे लिखना है आपको एज ऑन, एज और डेट लिखना है, जो भी डेट होगा। ये हमारा फॉर्मेट है डेट। डेट जैसे अगर 31 जनवरी है, लास्ट डेट लिखना है, स्टार्टिंग डेट नहीं, लास्ट डेट। अगर फैब है तो 31 कह रहा हूं, आपका 28 या 29 जो भी है उस फैब का डेट लिख देंगे। यहां लिखना है आपको पर्टिकुलर। इसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, मैंने पहला पॉइंट लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो भी पहला पॉइंट होगा उसको हम सबसे पहले पॉजिटिव वाले में लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक अगर लिखा जाए तो वो पॉजिटिव वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे दूसरी एंट्री लिखा, आप बताना, चेक चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर मतलब, हिंदी मतलब समझा दूं, चेक जमा करा दिया भाई मैंने, अब कहां कराया होगा, बैंक में, लेकिन नॉट क्लियर का मतलब बैंक में पैसे आए ही नहीं, मतलब आए ही नहीं। तो अब क्या करें हम, प्लस में होगा माइनस में, माइनस में होगा। यानी बैंक में पैसा नहीं आने का मतलब भी माइनस ही होता है। समझे बात आप? दूसरी एंट्री के बाद तीसरी एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड
फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। भाई मैंने चेक दिया, जाओ चेक से पैसे निकालो, लेकिन आपने क्या करा, बैंक में जमा ही नहीं कराया अपने बैंक में, तो मेरे खाते से पैसे निकले होंगे, तो मेरा खाता क्या होगा, तो इसे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। फोर्थ, वन कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब मेरे पास दो कॉलम है, एक प्लस कॉलम है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये प्लस कॉलम में जाएगा या माइनस कॉलम में। कस्टमर ने मेरे खाते में डायरेक्ट जमा कर दिए, तो किस में जाना चाहिए आपका, सिंपल, किसी को माइनस तो नहीं लग रहा ना, किस में जाएगा, हमारे प्लस कॉलम में जाएगा। पांचवी एंट्री, बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज कर लिया, किस किस का चार्ज हो सकता है, एटीएम का चार्ज हो सकता है, एसएमएस का चार्ज हो सकता है, तो किस में चला जाएगा, माइनस में। छठी एंट्री, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक वालों ने इंटरेस्ट को क्या करा, दे दिया। क्रेडिट का मतलब हमारे खाते में पैसे आ गए हैं, और अगर मैं क्रेडिट के बजाय डेबिट लिखता तो मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं। समझ रहे हो बात। तो अभी इससे क्या होगा, इस वाले से क्या होगा, हमारा प्लस होगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आया कि अगर बैंक के खाते में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो हमें क्या करना है। हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, और सोचेंगे किसके बारे में, बैलेंस एज पर कैश बुक। सोच हम पासबुक के लिए रहे हैं कि पासबुक पे क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस हो रहा है या फिर प्लस। अगर माइनस हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हम माइनस में लिख रहे हैं, प्लस हो रहा है, तो इससे ज्यादा इसके अंदर है नहीं कुछ। अगर और भी मैं बताऊं, 7th पॉइंट मान लेते हैं, मैंने कहा डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब रिसीव बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे खाते में डिविडेंड कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मेरे पास जैसे ब्याज कलेक्ट होता है ना, ऐसे ही बैंक में डिविडेंड का मतलब है किसी कंपनी में मैंने पैसे लगाए, और पैसे लगाने के बाद वहां से मुझे मुनाफा हुआ और उसने कंपनी में भेज दिया। कंपनी ने किसको भेजा, बैंक को, तो मेरे बैंक वालों ने वो पैसे कलेक्ट कर लिए, तो मेरे खाते में पैसे आ गए होंगे। तो इसकी वजह से प्लस में जाएगा या माइनस में, तो सिंपल सा है कि किस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं अभी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, देखो ये चैप्टर ना मैं आपको उसी हिसाब से कराऊंगा, जितना मुझे लगेगा कि इतना समझ में आ रहा है अच्छे से, तो उतने पार्ट को लेके जाऊंगा। अगर मैं एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट बता दूं तो वो चीजें खराब हो जाता है कई बार चैप्टर। तो अभी तक आप, मुझे लगता है कि इतना करने में आप सभी को हर एक चीज, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल किया। टोटल करने का प्रोसेस, जैसे कि मैं एक यहाँ पे इमेजिनरी एक अमाउंट डाल देता हूँ, सपोज करो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे अमाउंट डाल दिया, 20 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, अब हमें टोटल करना है, तो टोटल पहले मैं प्लस वाले का करूंगा। सब प्लस क्या, जिसका टोटल ज्यादा होगा, मैं जैसे करता था अकाउंट्स में, कैश बुक में भी किया वैसे ही। तो ये हो जाएगा 30 और 30 60, कितने, 150, और यही टोटल इधर लिखेंगे 150। हाँ, मैं 150 टोटल कर दिया। ठीक है, अब इधर कम पड़ रहा है, तो अब इधर जो निकलेगा ना, वो आंसर निकलेगा बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा, तो हम ऑनर को समझाएंगे कि भाई पासबुक में आपको पता है कितना शो हो रहा है, 120 रुपए। पासबुक में कितना शो हो रहा है, 120, और हमारे बैलेंस थे सिर्फ 10 रुपए। कैश बुक में कितना बैलेंस था और पासबुक में 120। तो कंफ्यूज मत होइए, इन ट्रांजैक्शन की वजह से आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो हमारे पास ही है, बिजनेस में कोई फ्रॉड नहीं है, इसको आप मैच कर लीजिए, जिसकी वजह से ये हमारा डिफरेंस आ रहा है।
तो ये क्या बन गया हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक बात आपको समझ में आई। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे कॉलम बनाओगे, प्लस माइनस लिखोगे और उसके हिसाब से करोगे। एक तरीका इसमें होता है लेस और ऐड करके करने वाला, तो मैं वो वाला मेथड फॉलो नहीं कर रहा। बुक के अंदर आपको तीनों मेथड के थोड़े थोड़े से सवाल कर दिए हैं इलिस्ट्रेशन में, तो जिससे बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करता है तो परेशान हो जाता है, पहला क्वेश्चन तो इससे करा, दूसरा क्वेश्चन इससे करा। तो हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे, बाद में वो भी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एक सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। इस सवाल को करेंगे और इसके आंसर को देखेंगे कि हम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। प्रैक्टिकल में हम सारा प्रैक्टिकल ही करेंगे, पहले इलिस्ट्रेशन बाद में। वन टू देख लो कौन सा है आपके बुक में। 2 है, BRS। डेट नहीं है, छोड़ देंगे, एज ऑन एज। आइए देखिए क्या कहता है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहां क्या कह रहा है ये, डेबिट बैलेंस किसका, कैश बुक का। तो एग्जाम में एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव बैलेंस वाला नेगेटिव, तो आप खुद समझो कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है, लिखवाया था। तो यहां लिखेंगे हम बैलेंस एज पर, या डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो, किसका, कैश बुक। सवाल कैश बुक का है और कितने रुपए दे रखे हैं हमें, 30,000। और ये फर्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हर किसी को पता होना चाहिए कि यही होगा हमारा पहला पॉइंट। अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का होता तो बस उसे हम माइनस में दिखाते हैं। अब यहां से काम स्टार्ट हुआ, कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। भाई हमने चेक जमा करा लेकिन खाते में पैसे नहीं आए। तो सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो हमारे खाते क्या करें, माइनस में या प्लस में, -2,000 रुपए, सिंपल। तीसरा हम देखें तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इशू मैंने दिए चेक लेकिन मेरे खाते से पैसे निकले नहीं, तो प्लस में होगा कितने, 3,000। अब बैंक इंटरेस्ट, अब यहां पे ना तो डेबिट लिखा ना तो क्रेडिट लिखा, तो जब सिर्फ बैंक इंटरेस्ट हो तो समझ जाना ये क्रेडिट वाला है, ठीक है ना। कौन से वाला मान लेते हैं हम, क्रेडिट वाला। फोर्थ पॉइंट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट आ गए मेरे खाते में, प्लस लिखे माइनस, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस हो जाना। तो हम लिख देंगे प्लस में कितने रुपए, 400 रुपए। और तो कुछ है नहीं। अब सिंपल हमें क्या करना है, टोटल करना है। आ जाइए टोटल में, 30 3 33,000 और यही इधर लिखेंगे 33,000। अब इधर बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से बैलेंस। तो इसमें से माइनस करो, कितने बचे, जो कि हमारा आंसर यही आएगा 31,400। और ये सवाल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का सवाल इसी चैप्टर का होगा। 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है इसमें से। और यहां पे आपको कितने पॉइंट दिखे, 4, तो 3-4 पॉइंट और ऐड करेंगे और इसी हिसाब से करना है। तो बाकी के सवाल में तो टाइम लगता है, जर्नल एंट्री में भी टाइम लगता है, कैश बुक में भी टाइम लगता है, काउंटिंग इक्वेशन में भी टाइम लगता है,
क्योंकि इसमें फॉर्मेट बनाना है, टोटलिंग करना है। लेकिन एक ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आपको पूरे लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8 नंबर के सवाल को आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हो। सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना है और माइनस प्लस में फटाफट से निकालना है। तो मैं उन बच्चों को जिसने शुरू से सही से समझा, सबसे आसान चैप्टर, जिसने नहीं समझा तो क्लास के अंदर मैं बोल दूं कि ज्यादातर बच्चे बोलेंगे भैया मुझे बीआरएस नहीं आता। और ये चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में तो आएगा और फाइनल टर्म में भी आएगा, दोनों में ही ये चैप्टर आएगा ही आएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1। यहां तक हर किसी को क्लियर है? तो हम अभी पहली क्लास है इसकी, तो मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं करने वाला, नहीं तो फिर थोड़ी हो जाएगी कंफ्यूजन। मैंने 4 पॉइंट बताए आपको स्टार्टिंग में कि भैया हमारे 4 पॉइंट हैं। तो मैं अगर बात करूं 4 पॉइंट कौन कौन से बताए मैंने, ये 4 पॉइंट है। तो मैं इसके अंदर अगर मैं 3 दिन 2 दिन ले लूं, इसके अंदर 2 डेज ले लूं या 3 डेज ले लूं, मान लूं इसके अंदर 1 डेज लगेगा। और मैं तो कहता हूं 1 डेज मतलब कि इसी के साथ वो कवर अप हो जाएगा, इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। सेम इसके अंदर 2 से 3 दिन लग गए, मान लेते हैं 2 से 3 दिन लग गए, तो इसके अंदर कितने दिन लगेंगे? 1 दिन लगने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। तो मैं अगली क्लास भी किस पे लगाऊंगा? पूरा का पूरा इस पे। और उससे अगली क्लास भी मैं कोशिश करूंगा इस पे, और शायद ये भी मैं खत्म कर दूं अगली क्लास में। तो 5 से 6 दिन मान के चलो, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? फिनिश्ड हो जाएगा। अब एक बार फटाफट से नोट करिए आप पहले इसको। आप नोटिंग जो करेंगे ना, यहां से नोटिंग करिए कि रीजंस में ये 3 पॉइंट लिखिए। पहले रीजंस में 3 पॉइंट लिखिए।